Dear students, I want you to revise the chapter admission, retirement and dissolution of partnership form. इन दिनों में जैसे मैंने yesterday, the day before, I had sent 5 lectures of admission. So I want you to revise the lectures which I had sent to you. आज मैं फिर से 5 lectures और send करूंगा. I want you to revise those chapters, those lectures. इसके बेसिस पे आपका एडमिशन रिवाइज हो जाएगा और जब तक आप स्कूल में आएंगे फ्रॉम 1st October, most probably, till that time I want you to cover, that is in these 7 days, that is about a week, I want you to cover your 3 main chapters, which are admission, retirement and dissolution. Is it okay? Nikita Bachi, today we'll continue with the topic that we left 2 or 3 days ago, that is ratios. Hope you remember the topic ratios. अभी तक हमने जो किया है ना, हमने अभी तक रेशियोज में 2 रेशियोज डिस्कस किए हैं बच्चे, अकाउंटिंग रेशियोज में, which I told you is another important tool of analyzing the financial statements, isn't it? You guys, we have so far studied 2 main ratios. Can someone tell me कौन कौन से ratios डिस्कस किए हैं बच्चे? Will just continue very soon. Yes, good. We have so far covered liquidity ratios and solvency ratios. ठीक है, अभी तक जो हमने कवर किए हैं लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज किए हैं, और लिक्विडिटी रेशियोज के 2 पार्ट्स होते हैं, विच आर करंट रेशियो बच्चे. लिक्विडिटी रेशियोज में 2 रेशियोज है. फर्स्ट वन इज करंट रेशियो एंड द अदर वन इज क्विक रेशियो. ठीक है, where current ratio is equal to current assets upon current liabilities and quick ratio is equal to liquid assets upon current liabilities. Hope you people remember, isn't it? Where liquid assets is equal to current assets minus stock minus prepaid expenses including advance tax, that is minus advance tax. ठीक है, यही होता था. where liquid assets equal to current assets माइनस कर दो इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. उस प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो एडवांस टैक्स आपने पे किया वो भी माइनस होगा, मतलब वो भी इंक्लूड होगा. ठीक है, तो इसके बाद हमने किया था सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने बताया था कि हमारे पास 4 रेशियोज होते हैं, जिसमें से 3 रेशियोज मैंने आपको करवा दिए थे. कौन कौन से थे बचे वो? वन ऑफ देम वाज डेट इक्विटी रेशियो, अनदर वन टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, and the third one which we did was proprietary ratio. प्रोप्राइटरी रेशियो बच्चे मैंने आपको बताया था किसके इक्विवेलेंट होता है. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स, और आई कैन से नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज अपॉन इक्विटी. इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स. भाई शेयर होल्डर फंड्स में क्या कुछ आता है? शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व्स एंड सरप्लस.
ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स में इज नॉन करंट लायबिलिटीज. होप यू पीपल आर गेटिंग डियर. राइट येस और नोट सो दैट आई कैन प्रोसीड. बच्चे आपका येस और नोट मुझे मोटिवेशन देता है, मैंने काफी बार कहा है. ठीक है, हाँ जी, यस, कीप रिप्लाइंग यार. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वी डिड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो. दिस इज इक्वल टू टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स में दोनों एसेट्स आ जाएगी बच्चे, करंट एसेट्स एज वेल एज नॉन करंट एसेट्स. तो टोटल एसेट्स अपॉन दिस इज डेट. डेट ओवर हियर वी मीन लॉन्ग टर्म डेट्स. टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स. ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब वही नॉन करंट लायबिलिटीज. देन वी हैव प्रोप्राइटरी रेशियो. मैंने बताया था प्रोप्राइटरी रेशियो का शॉर्ट फॉर्म बचे. यस रिप्लाई. प्रोप्राइटरी रेशियो को कैसे लर्न करें, सिर्फ बाकी दो रेशियोज में तो नाम से ही जान जाएंगे. यस, हाँ देखो याद है ना जो मैंने बताया था. तो बच्चे ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिससे कि आप ये मेमोराइज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो प्रोप्राइटरी रेशियो आई टोल्ड यू इज S upon T. That is shareholder funds upon total assets. ठीक है. So थ्री रेशियोज हमने कवर कर लिए थे. अब जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे बच्चे वो हम करेंगे जो आपकी बुक्स में इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 9, 10, 11 समथिंग दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि पढ़ने में थ्योरेटिकल पार्ट है कि सर इन केस अगर ऐसा होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट्स भी पूछे थे, मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने दे ट्राई टू डू दोस सम्स. ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बच्चे बिजनेस की, एंड सॉल्वेंसी रेशियो हमें कौन सी पोजीशन बताता है. व्हाट डू वी नो फ्रॉम द सॉल्वेंसी रेशियोज. यस, we get to know the long term financial position of the business. हमें बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है बच्चों. ठीक है बच्चे, लेट्स कैरी ऑन विद द सम्स लाइक गिवन टू यू इन इलस्ट्रेशंस. आई थिंक 9, 10 देखते हैं. लेट अस सी. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर. बच्चे मैंने कहा था कि रेशियोज का चार्ट बना लेना एक अलग से शीट पे. वहां पे हमने दो रेशियोज को कवर किया अभी तक. सेकंड रेशियो में भी एक रेशियो पेंडिंग है. ठीक है, तो साइड बाय साइड इसको कवर करते रहे आप लोग. फॉर एग्जांपल इन द बुक आई हैव इलस्ट्रेशन नंबर 7. इलस्ट्रेशन नंबर 7 है बच्चे मेरे पास. देखिए गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 7. Am I audible properly, guys? Okay. In illustration number 7, we have the current ratio of a company is 2:1. कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है बच्चों. स्टेट गिविंग रीजन. Which of the following conditions would improve, reduce or not alter यानी not change the current ratio. सबसे पहले तो बच्चे करंट रेशियो है हमारे पास. आपको करना कैसे है, आई एम टेलिंग यू वन और टू ट्रांजेक्शन. आपको गिवन है सर करंट रेशियो. कैन यू टेल मी सर करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट. करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट. हाउ टू कंप्यूट करंट रेशियो बच्चे. प्रीति, हाउ टू कंप्यूट रेशियो. व्हाट अपॉन व्हाट. यस, this is equal to current assets upon current
liabilities, current assets upon current liabilities. ठीक है, तो अभी कह रहे हैं हमें जो करंट रेशियो गिवन है वो 2:1 का गिवन है। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछ रहा है दैट इज क्या होगा अगर हम अपनी कुछ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर दें, तो दैट इज रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी से करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। अब हमारे पास कोई फिगर्स नहीं है बच्चे, वी डू नॉट हैव एनी फिगर्स, वी डू नॉट हैव एनी अमाउंट, बस हमें एक चीज पता है कि हमारा जो करंट रेशियो है दैट इज 2:1, और ये पूछ रहा है कि अगर हम इसमें से कुछ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं तो क्या होगा, रेशियोज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जी कैन वी से दैट, आपको सीधा ही लिखना है, बस मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। कैन वी से दैट 2/1, कैन वी राइट इट एज 2 lakh upon 1 lakh? हाँ जी गाइस टेल मी। तो जी 2/1 था, कैन आई राइट इट एज 2 lakh upon 1 lakh? रेशियो तो 2:1 ही रहेगा। ठीक है, अब मैंने इसमें से कुछ करंट लायबिलिटीज की पेमेंट की, नहीं पता कितने की थी, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, आपने 50,000 की पेमेंट कर दी, गाइस यू हैव पेड ₹50,000 एज अ पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटी, तो क्या होगा, हमारी करंट लायबिलिटीज रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी। अगर आपने करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है, अब करंट लायबिलिटीज रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल 50,000 से कर दिया है, तो कैन आई राइट इट ओवर हियर एज 50,000। यदि करंट लायबिलिटीज की पेमेंट की है, क्या इससे और कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इससे करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, विल इट हैव एनी इफेक्ट ऑन, यस यस। तो क्या इफेक्ट होगा सर, हमारी जो करंट एसेट्स है, जो कैश है, जो कैश है वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा 50,000 से। यार अगर किसी क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हो तो 50,000 से आपका कैश भी तो रिड्यूस हो जाएगा, विल इट बी और नॉट, होगा ना। देयरफॉर सर जो आपकी करंट एसेट्स है, इवन दीज रिड्यूसेस बाय ₹50, अकॉर्डिंगली आपका जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 150/50, which is equal to 3:1. Hence, by payment of current liability, current ratio improves. और ये जरूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन में, so you have to write if current ratio is 2:1 and payment of current liabilities is done, then current ratio improves. अगर करंट रेशियो 2:1 है और करंट लायबिलिटीज की कुछ पेमेंट कर दी जाती है, in that case करंट रेशियो improves. बच्चे आई होप दिस इज क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को। अगर आप कहेंगे only then I'll take in another example. ठीक है, इजी है आई गेस। बच्चे ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं कि अगर आप किसी चीज की पेमेंट कर देते हैं या आप उस में कुछ चेंज कर देते हैं तो आपके रेशियो में क्या चेंज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, आपका रेशियो 2:1 है, दैट इज आई कैन से 2 lakh upon 1 lakh है। आपने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, आपके पास गुड्स आए होंगे बच्चों। हाँ जी टेल मी। यस सर, एसेट्स भी बढ़ी है क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए गुड्स खरीद लिए, भले रुपीज के गुड्स परचेज में क्रेडिट है तो गुड्स आ गए, बदले में और क्या बढ़ गया सर, क्रेडिटर्स भी तो बढ़ गए, लायबिलिटीज भी तो बढ़ गई। ठीक है,
देयरफॉर आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी। अब नया इक्वेशन क्या बना, न्यू इक्वेशन बन गया सर 3 लाख अपॉन 2 लाख, और इन अदर वर्ड्स 1.5:1। बताओ रेशियो इंप्रूव किया या रिड्यूस किया? रेशियो इंप्रूव और रिड्यूसेस गाइस करंट रेशियो। पहले 2:1 था, अब 1.5:1। therefore the ratio decreases. Next we have sale of office equipment for rupees 4,000। सर एक ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया, एक ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया। टेल मी वन थिंग बच्चों, ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया तो 4,000 रुपये आ गए। अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन है सर 2 लाख अपॉन 1 लाख। आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट सेल किया और आपके पास 4,000 रुपये आ गए। ऑफिस इक्विपमेंट पहले तो ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, एक फाइलिंग कैबिनेट है, वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है? टेल मी गाइस। ऑफिस इक्विपमेंट, एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, एक फाइलिंग कैबिनेट पड़ा हुआ है, इज दैट अ करंट एसेट और नॉन करंट? नॉन करंट एसेट है। सोचिए वो नॉन करंट एसेट हमारे पास से चला गया, जो नॉन करंट एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5,000 की वो हमारे पास से चला गया, बदले में हमारे पास क्या आया? रिसीव्ड कैश, बिकॉज दैट इज सोल्ड फॉर कैश। बदले में कैश आ गया। तो करंट एसेट्स कितने की? आई थिंक 4,000 का सेल किया है, तो 4,000 का कैश आ गया, तो करंट एसेट्स बढ़ गई। नॉन करंट एसेट गई, करंट एसेट आ गई। क्या नॉन करंट एसेट की जाने की वजह से इन दोनों को कोई इफेक्ट पड़ेगा? बस कैश आया तो कैश ऐड हो गया। समझी गाइस? हम कर रहे हैं करंट रेशो, हम लोग कर रहे हैं करंट रेशो। क्योंकि हम लोग करंट रेशो कर रहे हैं तो इसका नॉन करंट एसेट्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नॉन करंट एसेट्स गई तो गई, बदले में कैश आ गया ना, हमें उस चीज से मतलब होना चाहिए। Is it okay? Should I proceed? Okay. तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 लाख 4,000 अपॉन 1 लाख, दैट इज रेशियो इंप्रूव्स हो, रेशियो इंप्रूव हो। अब कंप्यूट करेंगे तो विल गेट 2.04 अपॉन 1, तो रेशियो इंप्रूव होगा, 2:1 से इंप्रूव होगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 11,000, कॉस्ट है 10,000। मतलब आपने गुड्स बेचे 10,000 वाले 11,000 में, आपके पास से गुड्स गए, कितने के गुड्स गए बच्चों? 10,000 के। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें 10,000 के गुड्स जाते थे, 11,000 पे कैश आ जाता था, 1,000 पे कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर थोड़ा बहुत याद है तो आप लोगों को, आपके पास से गुड्स गए 10,000 के, लेकिन बदले में कैश कितना आ गया? 11,000। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 2 लाख 1,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। नेक्स्ट वी हैव रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं बच्चे? दीज आर अ काइंड ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर्स होते हैं कि आपने लोगों से पैसे ले रखे हैं और बदले में उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू किए होंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स इज नॉन करंट लायबिलिटी। तो उनके आप रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब उनको रीपेमेंट कर रहे हो। आपने जो पैसे लिए हुए थे लोगों से, उनको आप रीपे कर रहे हो, यू आर रीपेइंग दैट मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो मुझे एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज कम हो रही है क्योंकि आप नॉन करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो। समझी गाइस? आप नॉन करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज कम हो रही है। क्या नॉन करंट लायबिलिटीज इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं सर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। बस आप बदले में पैसे पे कर रहे हो, एसेट्स यानी कैश पे कर रहे हो, तो आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा, आपका कैश रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो कैश रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल 20,000 का कैश रिड्यूस हो गया। अब सर एक पॉइंट आई वांट टू टेल यू, नीड टू लिसन इट वेरी केयरफुली। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा डिबेंचर्स एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है। कितने बच्चे मेरे साथ एग्री करते हैं?
कि सर नो डाउट जो डिबेंचर्स आप इश्यू करते हैं दैट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। ध्यान से सुनो और बच्चों ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट डिबेंचर्स बीइंग इश्यूड इज अ नॉन करंट लायबिलिटी? अग्री? ओके ग्रेट, गुड। हम लोगों ने 1/4/16 को डिबेंचर्स इशू किए थे 20,000 रुपीज के, जिनका टेन्योर था 5 साल। मतलब ये कि ये पैसे हम लोगों को 5 साल के बाद वापस देंगे। 5 साल के बाद कब, यानी सर 31 मार्च 21 को हम लोग ये पैसे वापस देंगे। ठीक है, 5 साल के बाद तो इतना ही बनता है। तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारे लिए जो हमने 20,000 रुपये यहाँ पे देने हैं नॉन करंट लायबिलिटी है। एग्री बच्चे? यस, यस और नॉट? इज इट अ नॉन करंट लायबिलिटी? यस सर। ओके बच्चे, व्हाट अबाउट अदर्स? ओनली सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पोंडिंग। ओके, अब ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 17 को, तो यहां से भी अभी तो 4 साल बाकी है, क्योंकि ये पेमेंट हमने 4 साल बाद देनी है। तो इस पॉइंट पे भी ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट ईयर दैट इज 31 मार्च 18, यहां से भी ये पैसे 1 2 3 साल बाद देने हैं। तो क्या ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है? इज दैट ऑन दिस पॉइंट? ये जो 20,000 है क्या ये नॉन करंट लायबिलिटी है या नहीं है? ये सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हमें ये पैसे 1 साल के बाद देने। ठीक है, हम आते हैं 31 मार्च 19 पे। क्या यहाँ के लिए भी ये नॉन करंट लायबिलिटी है? क्योंकि ये पैसे हमने 2 साल बाद देने तो नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे दैट इज ऑन 31 मार्च 20। यहाँ के लिए ये 20,000 पे, क्या ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है? 31 मार्च 20 को खड़े हैं, यहाँ पे ये पैसे 20,000 पे 1 साल के बाद 1 साल तक देने हैं, विद इन 1 ईयर देने हैं। इज दिस ऑल्सो नॉन करंट लायबिलिटी? नो सर। यस, गुड सर, दिस इज अ करंट लायबिलिटी। यही पॉइंट मैं आपको बता रहा था इसलिए, एंड आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट इट। गुड, बहुत बढ़िया। सोचिए अब जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो उसका ड्यू डेट पे कर रहे हैं, क्योंकि हम डिबेंचर्स को ड्यू डेट पे रिडीम कर रहे हैं, क्योंकि हम डिबेंचर्स को ड्यू डेट पे रिडीम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग में नॉन करंट थी, लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम बीतता गया और आज जब हम डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो आज के टाइम में वो डिबेंचर्स हमारी ये करंट लाइफ। तो होगा ये कि जब आप इन डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा, और इस सिचुएशन पे आपके पास से जो करंट लायबिलिटी आपकी है वो भी कम हो जाएगी। तो न्यू इक्वेशन शैल बी 180,000 अपॉन 80,000। तो जो आपका रेशियो है वो इंप्रूव कर जाएगा, रेशियो इंप्रूव कर जाएगा। होप यू गॉट इट गाइस। हाँ जी, नहीं करो यार। चलो गुड, आज की क्लास मेरी सक्सेसफुल रही क्योंकि आज काफी बच्चों का जवाब आ गया बच्चों, और आई होप द टॉपिक इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी, इजंट इट? कि हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। जब आप आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और अलग अलग तरीके निकालेंगे कि हम इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कैसे एनालाइज करें। मैंने जब आपकी स्टार्टिंग क्लासेस थी +1 की तो मैंने आपको एक कोर्स के रिगार्डिंग ब्रीफ किया था, दैट वाज CFA। डू यू रिमेंबर CFA? दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। निकिता बच्चे
सर कुछ पता कैसे चलेगा कि ये करंट है या नॉन करंट है? प्रीति निकिता बच्चे, इन केस अगर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो तो डिबेंचर्स को हम रिडीम करते हैं ऑन ड्यू डेट ओनली। मतलब जब तक आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, ये फॉर द पर्पज ऑफ दिस थिंग, जब आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, जब हमने ये कंप्यूट करना है कि रेशियो इंप्रूव हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को करंट लायबिलिटीज कंसीडर कर लेना। जब आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, जब आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, वो आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। लेकिन जब आप उनको रिडीम करने वाले हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटी बन जाते हैं बच्चे। सर प्लीज हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 334। ओके, तो मुझे एक बार मैं अभी देखता हूँ उसको, उससे पहले आप होमवर्क सुन लो। ये जितने भी सम्स हैं इस तरह के मैंने अभी किए, इंप्रूव, डिक्रीज और ये सब चीजें, नॉट ऑल्टर, कुछ केसेस में आएगा नो चेंज भी आएगा, तो आपने इन सबको करके मेरे पास आज भेजना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। और ऐसे ही सोल्वेंसी रेशियोज वाले जो हैं, जो सोल्वेंसी रेशियोज के हैं बच्चे, वो भी आपको मेरे पास करके भेजने हैं। आई थिंक सोल्वेंसी रेशियोज में जो आपके पास हैं, 2000 इलस्ट्रेशन नंबर 31, 32, ये दो है बच्चे, ठीक है। तो आपको ये 5-6 सम मेरे पास करके भेजने हैं। इससे पहले एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, सबसे पहले तो सर फॉर्मूला लिखना है, कंप्लीट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो is equal to the total assets upon long term debts। आपको गिवन क्या क्या है बच्चों? शेयर होल्डर फंड गिवन है, टोटल डेब्ट्स गिवन है, और करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो जी जब भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे, आप एक रफ बैलेंस शीट बना के देखो। ये आप अपना वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट नंबर 1। सर एक रफ बैलेंस शीट बना लिया हमने। शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है रुपीज 14 लाख। इसके बाद टोटल डेब्ट्स गिवन है भाई, टोटल डेब्ट्स यानी जो टोटल डेब्ट्स होते हैं, कैन आई से दैट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज? यस प्रीति, आंसर नहीं बेटा। क्या मैं टोटल डेब्ट्स को लिख सकता हूं कि टोटल डेब्ट्स इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज? यस सर। तो इसमें हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख, करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 4 लाख, और टोटल लायबिलिटीज कितनी गिवन है? 16 लाख। टोटल गिवन है 16, जिसमें से करंट है 4। कैन यू फाइंड आउट नॉन करंट लायबिलिटीज प्रीति? कैन यू फाइंड आउट नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएगी? जल्दी से बताओ बच्चे, कितनी आ जाएगी? इस आंसर में गाइस +2, this will be equivalent to 12 lakh. So accordingly, total of liabilities we have, that is 14 plus 16 is equal to 30 lakh. और सर जो total of liabilities होगा that is equal to total of assets, is it or not? ठीक है, हमें चाहिए क्या? total assets चाहिए, which we have got rupees 30 lakh upon long term debts। long term debts बोले तो long term liabilities, this is equal to 12 lakh। when you will compute it, you will get 2.5:1। is it okay Preeti? Okay sir, got it। Okay dear +2 guys, see you tomorrow। जो मैंने सम्स दिए हैं, do revert me back and keep revising the lectures that I am sending you other than this। मैं आपको आज एडमिशन के 5 लेक्चर्स और सेंड करने वाला हूँ। यू हैव टू रिवाइज दोस लेक्चर्स एज वेल, ठीक है। आई वांट व्हेन यू कम बैक टू स्कूल ऑन 1st of October,
वो 3 चैप्टर्स दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ओके बाय गाइस।